वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 3 लेक्चर नंबर 3। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में और सिर्फ ये लॉज नहीं पढ़ेंगे, आज हम इनकी लिमिटेशंस भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये लॉज जो हैं वो अप्लाई नहीं होते। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और इस लेक्चर जो है इसमें हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूटन के लॉज क्या होते हैं। ओके, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो सबसे पहले जो हमारा लॉ है that is first law of motion. First law of motion जी, हमें पता है an object at rest will try to be at rest and an object moving with a uniform velocity will try to continue its motion until an unbalanced net force acts on it। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये बताता है, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ ही मूव करना चाहता है जब तक हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ तक तो होगी ये हमारा जो न्यूटन लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है वो क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की, कि इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो क्या होती है। ओके, सो हमें पता है कि हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं कि अगर एफ नेट जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है या तो वो रेस्ट में है या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब है नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब है या जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से इसकी एक और फॉर्म भी है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसको तीन तरह से जो है वो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन की फॉर्म में। तो आपने इसको इस तरह से जो है वो लाजमी लिखना है। ठीक है, ओके। अब ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया जो है ये प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो कि रेजिस्ट करती है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, यहाँ पे मैं साइड पे इसको डिफाइन कर देता हूँ कि इनर्शिया जो है वो हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है। सो इनर्शिया is the property of body which resist any change in its state of rest
और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया। इसी वजह से इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज नेट फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है तो हम इसको बैलेंस भी कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है। तो इसको हम इंटरचेंजेबली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो लगने वाली नेट फोर्स है वो क्या है, बैलेंस है। और इसी नेट फोर्स को हम, अच्छा, नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया, वो मूव नहीं कर रहा। नेट फोर्स के ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। आई रिपीट, नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रुक चुका है या स्टैटिक हो चुका है। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये है कि इस पे लगने वाली जो फोर्स है उसमें फर्दर चेंज नहीं आ रहा। ना तो वो फोर्स इंक्रीज कर रही है और ना वो फोर्स डिक्रीज कर रही है, यानी कि उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो ये इसका मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड लॉ की तरफ। सो नेक्स्ट है जी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ इस तरह से बता देता हूं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसे हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं, तो उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। आई रिपीट, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकूं यहाँ पे, तो फर्ज करें कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मेरे पास जो है वो एक इंसान है जो क्या कर रहा है, इसके ऊपर धक्का लगा रहा है, ये सरफेस है। ओके, तो ये इसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। अभी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये है। जब ये फोर्स अप्लाई करेगा तो इस बॉक्स में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो जितनी ये फोर्स लगाता जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके, इसका मतलब है फोर्स और एक्सेलरेशन का जो आपस में ताल्लुक है दैट इज डायरेक्ट, यानी दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, अब दूसरी बात ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है इसका जो ताल्लुक है मैस के साथ इन्वर्स है। जितना मैं मैस बढ़ाता जाऊंगा उतना ही जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। मतलब ये जो मेरे पास मैस m है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली जो एक्सेलरेशन है वो पहले से क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैस बढ़ाने से एक्सेलरेशन क्या होता है, कम होता है। ओके, तो मैं इसे कंबाइन करके लिख देता हूँ। तो अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज F इक्वल्स ma। तो इससे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है। ठीक है, तो जब भी हम किसी के ऊपर अप्लाइड फोर्स एक्ट करेगी, किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स एक्ट करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैस के। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो एक कांस्टेंट k आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, देन आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर मैं आपको एक नई डेफिनेशन बताऊं कि यू कैन नॉट टच अंटिल यू आर बीइंग टच, आप किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ भी आपको टच ना कर रही हो। तो ये एक सिंपल सी और बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है थर्ड लॉ की कि अगर आपने किसी चीज़ को टच करना है तो उसी वक्त, उसी इंस्टेंट, उसी लम्हे में वो चीज़ भी आपको क्या करेगी, टच बैक करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करते हैं तो ऑब्जेक्ट उसी इंस्टेंट में आपके ऊपर रिएक्शन करता है। तो हम इसको जो फॉर्मली जो है वो अक्सर बताते हैं बच्चों को कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल in magnitude but opposite in direction। एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, इसका मतलब है कि अगर लेट से मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ कि फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो एक वॉल है। ठीक है, ये वॉल जो है इस पे हमारा एक शख्स जो है एक्शन कर रहा है। ठीक है, ये हमारा फ्लोर है। ओके, तो ये जब उसके ऊपर एक्शन कर रहा है तो इसका मतलब है इस वॉल के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर एक्शन हो रहा है। सो दिस इज एक्शन। ओके, तो वॉल जो है वो उसी इंस्टेंट इसके ऊपर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। रिएक्शन, और ये रिएक्शन जो है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, नंबर वन थिंग। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये दो बातें आपने याद रखनी है। ओके, अब यहां से जो हमने कंक्लूजन निकालना है वो ये है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं हो सकता। मतलब अगर हम ये समझते हैं कि एक्शन भी, अगर ये एक्शन बॉक्स पे कर रहा है और बॉक्स को ये फॉरवर्ड मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, आई रिपीट, अगर ये शख्स इस बॉक्स के ऊपर एक्शन कर रहा है और बॉक्स को फॉरवर्ड मूव करवाना चाह रहा है, तो अगर रिएक्शन भी इस बॉक्स पे हो जाए या बॉक्स जो है वो रिएक्शन अपने ऊपर ही कर ले, तो ये बॉक्स क्या करेगा, ये अपने आप को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा। तो अब जब फॉरवर्ड, हमने पढ़ा है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो जो हमारे पास नेट फोर्स होगी वो क्या आ जाएगी, जीरो, यानी बैलेंस हो जाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ की एक कंडीशन है कि एक्शन एंड रिएक्शन must happen on two different bodies। ठीक है, ये सेम बॉडी पर नहीं हो सकता, ये बात याद रखनी है आपने। अगर सेम बॉडी पे मूव करेगा तो सेम बॉडी पे सेम बॉडी पे अगर एक्शन रिएक्शन होगा तो बॉडी मूव नहीं कर सकेगी, उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो आपने याद रखना है। यहाँ से ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि अगर एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे होगा तो क्या होगा, तो आपने वहाँ पे बताना है कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास जो था वो थर्ड लॉ था।
आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है लिमिटेशंस। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? ओके, नंबर वन इज दैट कि कैन नॉट अप्लाई on objects moving with speed of light। जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे ऑब्जेक्ट्स हैं, या उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक स्पीड। क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक स्पीड। उन पर ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, नंबर वन। ओके, नंबर टू जो है वो ये है कि एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल, इस पर ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, नंबर थ्री है जी, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर ये अप्लाई नहीं होता। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन पैदा हो रहा हो। वो कोई गाड़ी मूव करी है, वो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस गाड़ी के अंदर हम पोजीशन, वेलोसिटी जो है ये एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो जो गाड़ी है वो एक्सेलरेट कर रही होगी तो इसका मतलब है कि उसके अंदर न्यूटन के लॉज जो हैं वो वैलिड नहीं होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नंबर फोर है कि इंस्टेंट एक्शन एट अ डिस्टेंस, ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इंस्टेंटली जो है वो एक्ट करती है। तो अगर वो इंस्टेंटली एक्ट करेगी तो उसकी जो स्पीड है अट्रैक्ट करने की, या अट्रैक्ट करने की, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक गलत बात है। तो इसलिए जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो इंस्टेंट एक्शन एट अ डिस्टेंस जो है उसको भी एक्सप्लेन नहीं करते। एंड नंबर फाइव कि ये सिर्फ और सिर्फ आइडियलाइज्ड कंडीशन पे काम करते हैं। आइडियलाइज्ड कंडीशंस एंड कैन नॉट अप्लाई ऑन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ इंटरेक्टिव पार्टिकल्स हों, वहाँ पे हमें न्यूटन लॉज अप्लाई करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ये इसकी 5 लिमिटेशंस हैं। हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ ये पहली 2 जो हैं वो बताई हुई हैं। इसके अलावा ये जो नीचे वाली 3 लिमिटेशन है ये आपके स्कोप से काफ़ी आगे की बात है, लेकिन चूँकि बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कि हमें 3, 4, 5 लिमिटेशन लाजमी बताई जाएँ, तो मैंने आपको 5 बता दिए। ठीक है, ओके। तो हमने अभी तक जो है वो लिमिटेशंस डिस्कस कर ली। हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देख लिया, उसके बाद हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देख लिया। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड कर लें आप कि आपसे अगर पूछा जाए कि सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो F इक्वल्स डेल्टा P ओवर डेल्टा T। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। जब न्यूटन ने सेकंड लॉ को डेवलप किया था तो उसने जो इक्वेशन लिखी थी वो ये वाली इक्वेशन थी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ, एक्चुअल इक्वेशन यही है। और जो पहली मोमेंटम की जो टर्म कॉइन की थी वो न्यूटन ही था जिसने हमें बताया था कि व्हाट इज अ सॉर्ट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता क्या है। ओके,
तो आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो हमने चीज़ें क्लियर कर ली होंगी। फिर मैंने आपको फर्स्ट लॉ बताया है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, इनर्शिया क्या होता है, फिर नेट फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स ज़ीरो कब होती है, ये बैलेंस कब होती है। नेट फोर्स के ज़ीरो होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे आ चुका है। नो, नेट फोर्स के ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है अब उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओके। ओके, तो अब हम करेंगे जो हमारे एमसीक्यूज उनको सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं कि हु प्रेजेंटेड, ओके, हु प्रेजेंटेड द थ्री लॉज ऑफ मोशन इन फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये उसकी किताब थी जो न्यूटन ने लिखी थी और अपने तीनों लॉज जो थे वो इस किताब में लिखे थे इसने। तो आपको पता है कि आइजैक न्यूटन वाज द वन पर्सन हु प्रेजेंटेड द थ्री लॉज ऑफ मोशन। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इट विल, जी, अगर तो नेट फोर्स जीरो है तो या तो वो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट एक्सेलरेशन इज डैश टू द नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, फोर्स के साथ, और इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, मास के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा पहले में और दूसरे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। 4 है व्हेन अ सॉकर प्लेयर किक्स अ बॉल, एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया है, देन रोलिंग अंटिल अनदर अनबैलेंस फोर्स। जी, अब वो जो हमारा फुटबॉल है वो रोल ही करता जा रहा है। अगर वो रोल करता जा रहा है तो बताएं इस पर न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है। तो चूंकि अब वो रोल करता जा रहा है, उसकी जो मोशन है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं लग रही, इसका मतलब इसकी मोशन यूनिफॉर्म है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है वो एक्ट ना करे। ये बच्चे आंसर दे रहे हैं? ये मेरे आंसर आ रहे हैं तो मुझे बताया नहीं। ओके, 4, अच्छा काइंडली साथ जो है ना वो एमसीक्यूज नंबर भी लिखें। ये IMSB I81, IMSB I81, राबिया फातिमा, ये काइंडली आप लोग जो है ना वो एमसीक्यूज के नंबर के साथ ऑप्शन लिखें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ओके जस्ट अ मिनट, 5 की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। जी, अ कार एक्सेलरेट्स व्हेन द इंजन अप्लाइज फोर्स, a book at rest on a table, a rocket move upward as exhaust gases push down। जी, IMSB I81 ने कहा है सी, हारिस रशीद ने कहा है सी, राबिया फातिमा ने कहा है सी। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या होगा, अगर हमारा जो रॉकेट है, सॉरी, अगर हमारा जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। और ये इस वजह से हो रहा है कि रॉकेट जो है उसकी जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं उसके रिएक्शन में रॉकेट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 6, ओके, ये आप सॉल्व करें ज़रा। आपके पास फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है और मास जो है वो 2 किलोग्राम है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। यस, आप सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे F इक्वल्स एम ए। सो F इक्वल्स एम ए आप यूज करेंगे। मास कितना है हमारे पास 2 और एक्सेलरेशन हमने निकालना है, फोर्स कितनी है हमारे पास, फोर्स हमारे पास है 10, तो 2 उधर चला जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 5 जा 10, और यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या सही आंसर है हमारा 6 का बी, राबिया फातिमा ने बताया। ठीक है, ओके चलते हैं आगे।
यस, अ बस सडनली स्टॉप्स एंड अ स्टैंडिंग पैसेंजर लीन्स फॉरवर्ड। जी, तो बस जो है वो अचानक रुकी और जो स्टैंडिंग पैसेंजर है वो आगे की तरफ गया है। तो अगर आगे की तरफ गया है, ये क्यों गया है? यस, हारिस रशीद ने बताया 7 का बी। यस, इनर्शिया। इसका मतलब है जो बॉडी का जो लोअर हिस्सा है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, लेकिन अपर हिस्सा जो है वो क्या करता है, उसके साथ आगे चला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, इन न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी कैंसल ईच अदर इफेक्ट्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज आर ऑलवेज अनइक्वल। जी, एक्ट्स ऑन, राबिया ने बता दिया है, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। हमने इसको बड़ी डिटेल से स्टडी किया है कि अगर वो सेम बॉडी पे एक्ट करेगा तो बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। और वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इस वजह से एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होता है। जी, हारिस रशीद ने, ठीक है। 9, a coin placed on a card over a glass falls into the glass when the card is flicked quickly. This demonstrates, yes, आपके पास एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर आपने कार्ड रखा है और कार्ड के ऊपर आपने एक सिक्का रखा हुआ है। तो अगर आप उसको ऐसे करके कार्ड को नीचे से निकालते हैं तो सिक्का बिल्कुल नीचे जाके गिरता है। इसकी क्या वजह है? यस, क्या इसका 9 का क्या आंसर सही होगा? तो चूंकि कॉइन जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन कर रहा है, नो हारिस, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है ये बेटा। कि मैं आपको सिचुएशन बना के दिखाता हूँ कि असल में क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। ग्लास है हमारे पास और ग्लास के ऊपर मैंने एक बारीक सा कार्डबोर्ड रखा है और उस कार्डबोर्ड पर एक कॉइन पड़ा हुआ है। तो अगर मैं उसको अपनी फिंगर्स के साथ ऐसे करके कार्ड को नीचे से निकालूं तेजी के साथ, तो ये जो हमारे पास कॉइन है ये बिल्कुल ग्लास के अंदर आके गिरेगा। उसकी रीजन ये है कि कॉइन जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा। कॉइन अभी रेस्ट में है, ठीक है। तो जब इसके नीचे से कार्ड निकल जाएगा तेजी के साथ तो कॉइन अपनी स्टेट को मेंटेन करते हुए ग्लास में गिर जाएगा। तो इसका क्या सही आंसर होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस वन। इनर्शिया की वजह से जो है ये ग्लास के अंदर गिरेगा। ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। Why is it harder to push a large man on a swing compared to a small child? अगर एक बच्चा जो है वो आप उसको झूला झूला रहे हैं तो जब बच्चे को उतार के एक बड़ा मर्द बैठ जाएगा उसके ऊपर, जब बड़ा इंसान बैठ जाएगा, कोई हैवी या मैसिव इंसान बैठ जाएगा, तो उसको क्यों झूला झूलाना जो है बड़ा मुश्किल होता है? जी, 10th का बी। यस हारिस, बिल्कुल ठीक है कि उसका जो मैस है वो ज़्यादा होगा जितना मैस, जी राबिया बिल्कुल ठीक है, 10th का बी है कि जितना ज़्यादा मैस होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो आपने याद रखना है कि मैस जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन है इनर्शिया के साथ। तो पुराने वक्तों में मैस को मैस नहीं कहा जाता था, तब उसको इनर्शिया कहा जाता था। तो जितना ज़्यादा हमारे पास इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मैस होगा, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है। ओके, 10th का बी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गिव वन डेली लाइफ एग्जाम्पल। जी, तो हमने शुरू में जो है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जो है वो बड़ी डिटेल से स्टडी कर लिया है। हमने देख लिया है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाह रही है, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो वो मूव करना चाह रही है जब तक कि हम उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगा रहे। और डेली लाइफ एग्जाम्पल भी आप इसकी दे सकते हैं कि जैसे आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं और वो जब आप उसको पुश कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस आपको दे रही है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसका इनर्शिया कह सकते हैं। तो ये साथ ही मैंने इसका जो आंसर है वो भी कोट किया हुआ है, आप यहाँ से इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे बस के एग्जांपल दिए है मैंने कि जैसे ही बस जो है वो स्टॉप करती है तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन करते हैं और उसकी वजह ये होती है कि जो आपका
जो नीचे वाला बॉडी का हिस्सा होता है वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, इस वजह से आप लीन करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सॉरी, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव अ 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। जी, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, कि आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है, आपके पास मास जो है वो 5 किलोग्राम है एंड एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। जी, फटाफट सॉल्व करें इसको ज़रा, क्या आंसर आता है इसका। जी, राबिया आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, ये मैंने पर सेकंड लिख लिया, पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 15। जी, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है दोनों को। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इसका आंसर आ गया है 15 न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। Why do action and reaction forces not cancel each other if though they are equal and opposite? तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती कि वो टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। अगर तो वो सेम बॉडी पे एक्ट करेंगी तो वो जो हमारी नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगी और बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी। इस वजह से दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। If you quickly pull a paper from under a stack of coins, the coins fall into the glass. Explain why increasing the number of coins might change the outcome. जी, आपने देखा था कि हमने ग्लास के ऊपर कॉइन एक रखा था और हमने नीचे से पेपर को फ्लिक किया था ऐसे करके। तो अगर मैं ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स को स्टैक कर दूंगा उसके ऊपर, यानी उसकी एक रो बना दूंगा ऊपर की तरफ, स्टैक कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि वो जो कॉइन्स हैं, एक तो उसका वेट बढ़ जाएगा पेपर के ऊपर, और दूसरी चीज़ ये है कि जो ऊपर वाले कॉइन्स हैं हो सकता है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन ना रख सकें, जिस तरह हम बस में अक्सर लीन कर जाते हैं। तो ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन बन सकती है। ठीक है जी, टोटल मास जो है वो इंक्रीज करेगा, जिसका मतलब है ज़्यादा इनर्शिया। दिस मेक्स इट हार्डर फॉर द कॉइन्स टू स्टे परफेक्टली स्टैक। तो उनकी जो एक रो बनी होती है, स्टैक जिस तरह हुए होते हैं, वो मुश्किल हो जाएगा। टॉपल, टॉपल का मतलब है ऊपर से गिर जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है जी, डिजाइन अ सिंपल एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ टॉय एंड अ स्प्रिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डिस्क्राइब द स्टेप सेटअप एंड व्हाट वुड यू ऑब्जर्व। जी, तो आपके पास एक कार है और एक टॉय है, कार है और एक स्प्रिंग है। आपने इसको क्या करना है कि आपने उसको एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिवाइस करना है। तो किस तरह से एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, तो आप एक वॉल के साथ स्प्रिंग को पिवट करेंगे और दूसरा हिस्सा जो है वो गाड़ी के साथ पिवट करेंगे। तो जब आप उसे खींचेंगे तो आप एक्शन करेंगे और उसके जब उसको छोड़ेंगे तो उसके नतीजे में जो है वो जो वॉल जो है वो रिएक्शन कर रही होगी, वो उसको वापस खींच लेगी। इस तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो बता सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो हो रहा है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। हम चलते हैं आगे अब। Explain the concept of system diagram and free body diagram. Okay, this one is not, ये हमारी स्लाइड का हिस्सा नहीं है, चलेंगे, अभी पुरानी स्लाइड है वैसे। ओके, तो बहरहाल ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है न्यूटन्स लॉ से या लिमिटेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज लाजमी बताएं। हम आपको रन टाइम पे इंशाल्लाह रिस्पांस देंगे। और इसी तरह से जो है वो आप क्वेश्चंस पूछते रहें, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग होती है। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।